हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उठ पलट कर अपने रिश्तों को देखती उनके साथ खींचती चली गई थी। छोड़ो मुझे वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। उठ कलाई छुड़ाने की कोशिश करती हुई गुस्से से बोली। तक्की साहब की फैमिली भी बाहर उसके साथ आई थी। उससे पहले कि वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते एक गाड़ी उनके दरम्यान में हाइल हुई थी। गाड़ी से निकलती शख्सियत को देखकर सब चौंके सिवाय होठ के। एक मिनट इंस्पेक्टर अशर। वो ग्लासेस उतारता हुआ इंस्पेक्टर अशर के करीब आता सख्त लहजे में बोला, क्या मसला चल रहा है यहाँ पर? वो बीचे हुए लहजे में बोला था, कुछ नहीं, बस मिस हब्दुर्रहमान को एक केस के सिलसिले में हम थाने पर लेकर जा रहे हैं। अशर ने संजीदगी से जवाब दिया। छोड़ उसकी कलाई। वो लेडी पुलिस से सख्त लहजे में बोला था, जिससे लेडी ऑफिसर ने उसका हाथ छोड़ गए थे और उसकी कलाई मसलते हुए देखने लगे। अरेस्ट वारंट है आपके पास? वो सख्त लहजे में बोला था। नहीं, लेकिन हमें पूछगिछ करनी है मिस हर्ट से। कत्ल का मामला है, ऐसे तो आई गई नहीं कर सकते ना, हम ऐसे ही तो मुजम तक पहुंचते हैं हम। अशर ने संजीदगी से जवाब दिया था। और इंस्पेक्टर अशर, चले जाओ और अरेस्ट वारंट लेकर आओ। ऐसे तो तुम मिस हब्दुर्रहमान को नहीं लेकर जा सकते। वो पॉकेट्स में हाथ डालता उसे घूरते हुए बोला, देखो तुम। उससे पहले कि अशर कुछ कहता उसे कांधे से थामता हुआ एक तरफ लेकर गया। माँ वगैरह काफी हैरत से उसे देख रहे थे। जजील, तुम नहीं जानते इस लड़की को। ये लड़की बहुत, बस एक और लफ्ज मत कहना। अगर जिंदगी प्यारी है तो तमीज से बात करो, उसके मतलब लगा। और दूसरी बात, आइंदा अगर हर्ट के करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारी बीवी को बताने में मुझे एक लम्हा लगेगा कि हमारे अशर की ये पहली नहीं दूसरी शादी है। वो अशर का घूरता हुआ बोला, जिस पर अशर ने हैरत से तो देखा। फिर लब बीच कर उसे देता हुआ वहां से निकल गया। हाजिम ने हैरानी से पुलिस को जाते हुए देखा और फिर लब बीच कर शशीद को मुस्कुराई थी उसको देखकर। वो अभी उसको देखकर मुस्कुराया था। माँ ने हैरत से दोनों को देखा, फिर अपनी माँ को जो उन दोनों को ही देख रही थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये बहुत ही बुरे लोग हैं। एक बार भी इस लंबे मुंह वाले इंस्पेक्टर को नहीं रोका। वो लाड़ से मुंह होकर बोले। वो मुस्कुराता हुआ वकार साहब की फैमिली के पास आया। असल में मुझे जुनैद साहब से काम था, वो घर पर हैं। जुजील ने उनके करीब आते हुए सर्द लहजे में कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। उनका खुलता मुंह देकर बोला था, जिस पर तकी साहब ने गहरा सांस लिया और बोले, नहीं जुनैद तो रात को आएगा, तुम आओ चाय वगैरह पीकर जाना। तकी साहब ने मरवत से कहा, नो आई डोंट लाइक टी। वो कहता हुआ पलट गया था, घर में बैठता बाहर निकल गया। वो सब तीनों माँ बेटा माँ हर्द को घूरते हुए अंदर चले गए थे। हर्द मुस्कुराकर घर से बाहर निकल गई थी। गाड़ी दूर खड़ी थी। वो जट से भागती हुई उसकी गाड़ी का डोर खोलकर बैठ गई थी। उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट होती हुई कॉलोनी से बाहर निकल गई। और मेरा नंबर ये है, जब भी कोई मसला हुआ मुझे इन्फो कर देना या फिर मिस कॉल कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। जजील ने ब्लैक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए नरम लहजे में कहा और आंसू लिए हुए आंखों से कार्ड पकड़ती उसके सीने से लग गई थी। जजील हैरतजदा सा हुआ, यूं से अपने सीने से लगा देखकर फिर आहिस्ता से उस अपनी बाहें उसके गिर्द हाइल की थी। पहले मेरे डैड होते थे, आज वो नहीं थे, तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल तनाव हूँ। मेरा दिल बहुत दुखा था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो दिल को सुकून सा आ गया था। वो ब्राह हुए लहजे में उसके सीने पर मुंह दिए बोले। उसे देखता हुआ लब बीच कर इस इंसान के बारे में सोचने लगा जिसके हुड को फंसाना चाह रहा था, लेकिन वो जजील को नहीं जानता था। जजील उसका सर थपथपाता हुआ सोच कर रह गया था। क्या सोचा है तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में? जोनी ने माया के सामने आता हुए कमीनी मुस्कुराहट से पूछा। पैसों का जैसे ही बंदोबस्त होता है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। माया ने सीने पर हाथ बांधकर सपाट लहजे में कहा। वो नीली आंखों वाली एक हसीन लड़की थी जिसे देखकर कोई भी ठटक सकता था। मुझे परसों 10 बजे तक मेरी सारी रकम चाहिए, अदरवाइज दूसरे ऑप्शन में तुम्हें सारा घर खाली करना पड़ेगा। और अगर घर खाली नहीं करना चाहती तो शादी का मुझसे कसम से बहुत ही मोहब्बत से रखूंगा तुम्हें। जोनी ने उसका सफेद ब्लैक तिल वाला खूबसूरत हाथ थाम कर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी, आइंदा मेरा हाथ मत थामना। वो अपना हाथ कहती हुई गुस्से से कहती हुई उसके करीब से गुजर गई थी। जोनी ने तन से उसकी पूंछ को देखा। भला वो एक दिन में 1 करोड़ का कैसे बंदोबस्त करती थी? शो सिद्धुल लबोबा जाता हुआ उसे जाता हुआ देखता रहा। वो उसके कंधे से लगे सो गई थी। जजील आहिस्ता से उसे अपनी हवेली वाले रूम में लाया था। उसे लटाता हुआ उस पर व्हाइट कमल उड़ता हुआ वो वहां से निकल गया था। कॉलोनी वाले घर की तरफ ड्राइवर को चलने को कहा। रॉबिन और महक पहले ही लॉन्च पे पड़े हुए पिंक सोफे पर बैठे उसी के इंतजार में थे। जजील को आता देखकर वो जड़ से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। कहाँ थे तुम? उसका कंधा हाथ से दबोचता हुआ सख्त लहजे में बोला। भाई, ये पुराना दोस्त मिल गया था तो इसी, तुम जानती हो कि मैं आज वहां ना पहुंचा तो अब तक पुलिस स्टेशन में होती। इडियट, तुम्हें वहां किस लिए छोड़ा था? उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन तुम हमेशा ऐसे मौके पर मुझे गायब मिलती हो। वह ऊंची आवाज में उसे डांटा था, जबकि महक अली हैरत से उसे देख रही थी कि अब चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, नीली आंखें ब्राउन थी। वो जान नहीं पा रही थी कि ये कौन है और रॉबिन पर क्यों चिल्ला रहा है। भाई, आई एम सॉरी, मैं आइंदा उसे अकेला नहीं चढ़ूंगा, बल्कि अपने सीने से लगा
शट अप इडियट, पहले पिट चुके हो मुझसे उसे सीने से लगाने की वजह से। वो तनबिया लहजे में उंगली उठाकर वार्न कर गया था। भाई अब तो थोड़ा ख्याल कर ले, मेकी क्या सोचेगी। रॉबिन आशा से मनमनाया। और दूसरी बात, किसने इजाजत दी है तुम अपनी मेकी को यहाँ पर लाए। उसे घूरता हुआ बोला, भाई इधर आए, जरा बात सुने। उसे खींचता हुआ एक तरफ लेकर गया था, जबकि महक मुंह बनाए हुए दाढ़ी वाले को घूरे थी, जो जब से आया था बस चला ही जा रहा था। भाई प्लीज इसे कुछ दिन तक यहाँ रहने दे, जैसे कोई इंतजाम होता है इसे ले जाऊंगा। मैं आपकी और खुद की बात मानकर मीरा से निकाह कर सकता हूँ, तो क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। हरगिज नहीं। यहाँ से लाई हो उसे शराफत से वहीं पर छोड़ कर वो अपने भाई को घूरता हुआ बोला, भाई आप ना माने ना तो जाकर खुद को जोर से जप्पी डालूंगा। तुम बास का पाओगे बगैर इंसान। उसका गिरेबान झंझोड़ते हुए फनकारा। जब आप मेरी बात मानेंगे, वो भी अपने नाम का डीर था, उसे कहो जब तक यहाँ है मेरे सामने मत आए, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वो सच लहजे में कहता हुआ बाएं साइड पर बने हुए कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। उफ। वो गहरी सांस लेता हुआ मिक्की की तरफ आया, जिसे गोड़े थे। देखो ये बहुत डराने हैं, उनके सामने प्लीज मत आना, बहुत मुश्किल से माने हैं वो तुम्हें यहाँ रुकने पर। रॉबिन उसके कमरे में ले जाते हुए बोला, जब मिक्की ने उसे घूरकर एक अदा से बाल पीछे झटके। उफ। मीरा ड्रम से नीचे सोए हुए रॉबर्ट पर गिरी थी। वो सोफे पर सोने की बजाय नीचे मैट्रेस बचाए सो रहा था, जब खुद पर गिरते वजूद से वो बुखलाकर उठा था। मीरा जल्दी से उसके सीने से पड़े हुई। क्या तकलीफ है, अब नीचे सो रहा हूँ तो यहाँ आ गई हो सोने। इतना पसंद आ गया हूँ क्या। बकवास बंद करो, समझे तुम्हें है ही क्या पसंद करने को, नकली अंग्रेज। वैसे भी पानी पीने उठी थी तो अंधेरे में तुमसे उलझ कर गिरी हूँ, वरना तुम्हारे जैसे तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, जिन्हें मैं पसंद नहीं करती। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। पर आपा ने उसे हैरत से देखा कि आया सच है या झूठ बोल रही है। मैंने आज तक तुम्हारे पीछे किसी को नहीं देखा। हाँ, एक बार कुत्ते को देखा था तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए। वो बैठते हुए बोला, मुंह बंद रखो समझे, और मैं कभी पतली नहीं होंगी, ऐसे ही रहूंगी। दूसरी बात, अब तो तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ूंगी, अब मुझ मोटी के साथ ही गुजारा करना। वो मैट्रेस से उठते हुए बोली। पर रब ने सदमे से उसे देखा। व्हाट। वो हैरत से बोला, ओ यस, और वैसे भी गुजारा ही तो करना है ना, चलो तुम्हारे साथ ही कर लूंगी। वो मुंह बनाकर कहते हुए बेड पर लेट गई, जबकि वो सदमे से बैठा रह गया। माया ने हैरत से आदमी को उसके घर का सामान बाहर फेंकते हुए देखा। उसका छोटा भाई जो सिर्फ 2 साल का था नीचे गिरा हुआ था। माया बाग अपने भाई को उठाती सीने से लगा गई थी। क्या ये बदतमीजी है। ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम लोग, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वो फोन बैग से निकालती हुई उन पर फनकार कर बोले, उसकी जरूरत नहीं है डार्लिंग, आज से ये घर मेरा है, तो मैं तुम्हारा पुराना सामान निकाल लाऊंगा। जूनी अंदर आता हुआ बोली। और माया ने हैरत से उसे देखा। जोनी प्लीज, मैं तुम्हारी रकम बहुत जल्द तुम्हें लौटा दूंगी, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। माया इल्तिजा करती हुई रो दी। ना ना डार्लिंग, रोना मत, अपनी इन हसीन आंखों पर जुल्म मत करना माय स्वीट, लेकिन घर तो तुम्हें हाल ही करना ही पड़ेगा। प्रपोजल दिया था तुम्हें, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं है। जोनी मुस्कुराती तासुर से बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। वो ना चाहते हुए भी अपने भाई की खातिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर गए थे। क्या। वाह 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 यार, कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे। सामान रखो अंदर, मेरी होने वाली मिसिस का है। जूनी खुश होता हुआ अपने आदमी को से बोला। वो अपने भाई का सर चुमती रो दी थी। ये घर जूनी ने जबरदस्ती उसकी माँ से अपने नाम करवा लिया था। ये क्या कहकर मिस्टर रॉबर्ट ने उसे 1 करोड़ का कर्ज लिया था, उसकी बोली माँ ने साइन कर दिए। उसकी माँ एक माह पहले इस दुनिया से चली गई थी। बाप की तो 1 साल पहले ही नशे की जाति की वजह से मौत हो गई थी। वो दोनों बहन भाई अब इस दुनिया में अकेले रह गए थे। जोनी की कब से नजर माया पर थी, और अब तो उसे मौका मिल गया था उसे ब्लैकमेल करने का। उठ के जब आंख खुली तो रात के 10 बज रहे थे। कमरे में मदम से रोशनी फैली हुई थी। वो कमरे को देती हुई हैरत से 10 रह गई थी। कमरा पहचान गई थी वो पैर नीचे रखती हुई इर्द गिर्द देती हुई बाहर की तरफ खुलते दरवाजे के खोलकर बाहर आ गए। बाहर बड़ा सा कॉरिडोर था। वो नंगे पांव चलती हुई सीढ़ियां उतर गई। सामने ही एक बोर्ड नजर आ रहा था। वो बोर्ड पर हाथ रखती हुई लाइट को ऑन कर गई। वो हैरत से चारों तरफ घूम कर देखने लगी, क्योंकि हवेली बड़ी बुरी तरह से जली हुई थी। काली स्याह दीवारें, काला स्याह फर्श, ऊपर छत भी काला स्याह था, लेकिन वो कमरा तो कहीं से जला हुआ नहीं लगता था। वो हैरत से बोली। वो डरती हुई जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगी थी, जब एक कमरे से उसे मदम सी रोशनी आती हुई देखी। वो घबराते हुए धीमे कदम से चलती हुई उस कमरे की तरफ आई। पसीना साफ करती हुई दरवाजा धकेल गए थे। वो सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप रखे हुए था। खुद उसको देखे चौंकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मैं यहाँ कैसे आ गई। वो हैरिस के पास आते हुए बोले। हर्द। वो लैपटॉप बंद करता हुआ उसे पुकार गया। हाँ। उसके करीब आती हुई बोली, हर्द तुम कौन हो। उसके करीब आता हुआ पाकिट में हाथ डालता हुआ संजीदगी से बोला, क्या मतलब कौन हूँ मैं। हर्त रहमान शिराजी हूँ। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए हैरानी से बोला, तुम आयत मरियम हो। उसके होठों को अंगूठे से छूते हुए बोला, ये क्या बकवास है, मैं हर्त रहमान हूँ। वो नाक चढ़ाकर बोली, ये घर पता है किसका है। उसके और करीब होता हुआ बोला, तुम्हारा होगा। वो गुस्से से बोले,
یہ گھر آیت مریم کا ہے، اس کے نانا نے اس کے نام کیا تھا۔ وہ ہون سنجیدگی سے بولا، تو میں کیا کروں، مجھے میرا گھر چھوڑ کر آ۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی، آیت مریم پتہ ہے یہ گھر میں دوبارہ سے نیو کروا رہا ہوں۔ وہ ارد گرد دیتے ہوئے بولا، تو وہ ناک چڑھا کر بولی۔ اس کے ناک چڑھانے پر مسکرایا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں ایک سرپرائز دوں گا، لیکن تم پہلے آگے۔ میں اس حویلی کو دوبارہ سے نیو کروا کر تمہیں یہاں پر لانا چاہتا تھا۔ وہ ایک تصویر ہرد کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ ہرد نے تصویر سے دیکھتے ہوئے پکڑی۔ تصویر میں ایک 2 سال کی بچی تھی جو 2 چھوٹی چھوٹی پونیاں کی ہوئے کسی کی گود میں بیٹھی تھی، لیکن جس کی گود میں تھی اس کا چہرہ پک میں قید نہیں ہو سکا تھا۔ یہ کون ہے، کیا تم جانتی ہو اسے؟ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا، اور حد نے حیرت سے تصویر کو دیکھا۔ پتہ نہیں، حد نے غور سے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ آیت مریم ہے، ہماری حویلی کی رونے تھی، اس کے رونے ہنسنے سے ہماری حویلی مہکتی تھی۔ پھر میری آیت مریم کو نظر لگی، میری آیت بیمار ہو گئی، ہم آیت کو ہاسپٹل لے گئے، وہاں پر ہماری آیت مریم 2 دن ہاسپٹلائزڈ رہی، اور تیسرے دن وہ ہاسپٹل سے غائب ہو گئے۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولتا، اس اپنے سینے سے قید کر گیا تھا، ایسے کر کے شاید وہ اپنے چہرے پر چھائے ہوئے تاریک سائے سے اسے چھپانا چاہتا تھا۔ میری میری مت کہو، جس کی تھی اس کی کہو۔ وہ میری میری کی گردان پر چڑھی تھی، جس پر وہ ہون پیتا ہوا مسکرایا۔ وہ تو ازل سے میری تھی، پھر کسی اور کی کیسے کہوں پاگل؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، ہرد کیا تم رحمان شیرازی کی بیٹی ہو؟ اسے کلائی سے تھامتا ہوا بائیں سائڈ پر بنے ہوئے کوریڈور کی طرف لے جاتا ہوا بولا، جس پر ہرد طاقت ہوئی اس کے ساتھ چلتے ہوئے چپ ہوئی۔ کب پتہ چلا تمہیں اس سچائی کا کہ تم رحمان شیرازی کی بیٹی نہیں؟ وہ اسے کچن میں لاتا ہوا بولا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، وہ ساتھ جھکاتے ہوئے بولی۔ وہ چولہا آن کرتی اس پر دیچکی میں پانی رکھنے لگا۔ اور کیا تم کبھی دل کیا کہ اپنی سچائی جاننے کا؟ تم کون ہو؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ وہ گرم پانی میں نوڈلز ڈالتے ہوئے بولا، اور خود نے سپاٹ چہرے سے اس کے پوچھ کو دیکھ کے جو بڑی مہارت سے کوکنگ کر رہا تھا، وہ ایک دم سے چیئر سے اٹھتی ہوئی اس کی پوچھ سے جائے لگے تھے۔ مجھے نہیں جانا کسی کو، میں نفرت کرتی ہوں سب سے، میں ناجائز تھی، اور منہ بند رکھو۔ وہ اپنے سامنے کرتا ہوا غصے سے بولا، کیوں بند رکھو؟ میرا تو وجود ہی گناہوں کے لتھڑا ہوا ہے۔ میں ایک ناجائز بچی تھی جس کی ماں اسے بیچ سنسان سڑک پر رکھ کر چلے گئے تھے، پھر میرا ریپ ہوا اور دوسری بار کوشش کی گئی تھی۔ میں تو بہت ہی گندی بچی ہوں نا، اور رہوں گی۔ میں چھوٹی تھی جسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کے بعد اس اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا، اسے ڈرایا جاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بہادر ہوں؟ نہیں، میں بہادر نہیں، میں بھی ڈرتی ہوں اندھیرے سے، ہوا کے تیز چلنے سے، کیڑوں سے، لیکن پھر میں نے خود پر ایک ہول چڑھایا۔ میں بظاہر بہادر بننے لگی ہوں، لوگوں کو بلا وجہ پیٹنے لگی، لیکن کہاں تک، بلکہ جان لیوا بھی حملے کیے تھے میں نے کچھ لڑکیوں پر جو مجھے تنگ کرتے تھے۔ مجھے ڈر لگتا تھا لڑکوں کی گندی نظروں سے، لیکن میں بظاہر بہادر سی ان کا مقابلہ کرتی تھی۔ بڑی نہیں تھی نا، لیکن لوگوں نے مجھے بہت ہی پہلے بڑا کر دیا۔ مجھے تعصب ترحم کی نظروں سے دیکھا جاتا۔ میں پسٹل رہتی تھی، چاقو رہتی تھی، تو دوسروں کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ حد کتنی بہادر ہے۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بولی، یہ آنسو وہ آج سے نہیں روک سکتی تھی کہ یہ سالوں سے دل پر جمے ہوئے تھے، جو جزیل کے آنچ دینے سے پگھل چکے تھے۔ جزیل ہون پیچھے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا کہ ہلنے کی سکت نہیں تھی اس میں۔ میں کبھی نہیں روئی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے۔ جزیل، میرا دل سخت ہو چکا تھا، میں کیا کروں؟ تمہیں دیکھا تو لگا کہ کوئی ایسا ہے جو میرے دل سے جڑا ہے، کہ دل تمہارے احساس سے درکتا تھا، تمہارے لمس سے پگھلتا تھا۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن میں جب تمہیں دیتی ہوں نا، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے محفوظ ہو چکی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ تم سے شرارت کروں، تمہیں تنگ کروں، اتنا تنگ کروں کہ تمہاری ناک پر دم کر دو۔ وہ کیا خیال لگاتی ہوئی بولتی، ہرد اسے وہیں پر کھڑا کرتا اس کی طرف اپنے بازو پھیلاتا تھا، اور ہرد بنا دیر کیے اس کے بازو میں سمائے تھے۔ مجھے خود میں قید کرتا سورج چہرے سے خود پر قابو پا گیا۔ خود رو رہی تھی، اسے کسی کا سچا سہارا ملا تھا۔ خود میری بات سنو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں تھام گیا تھا۔ خود مجھے معاف کر دینا پلیز، اس کی بکھری ہوئی لٹوں کو سنوارتا ہوا نرم لہجے میں بولا، اور اس نے سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا۔ میں تمہارا حیا نہیں رکھ سکا نا، تم اتنی اذیت میں نہیں، لیکن سکون میں تو میں بھی نہیں نہ رہا۔ وہ سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور ہرد جواباً سے دیکھتی رہی، کیا تم میرے بہت اپنے ہو جو کھو گئے تھے بہت پہلے؟ وہ بولے پان سے بولے، ہاں بہت اپنا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا اسے پھر سے سینے سے لگا گیا، کیا میرا نام آیت مریم ہے؟ وہ سر اوپر اٹھاتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا، ہاں، اور پتا ہے تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ وہ اسے اٹھا کر شائع پر بٹھاتا ہوا بولا، اور نے سر نفی میں ہلایا۔ جزیل احمد نے اپنے ہرد کا نام رکھا تھا آیت مریم۔ وہ چولہا دوبارہ سے کھولتا ہوا بولا، کیا آیت مریم جائز تھی؟ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، اور آئندہ سے بیکار باتیں مت سوچنا۔ وہ نوڈلز میں مسالہ وغیرہ ڈالتے ہوئے بولا، تو پھر ہرد مہمان کو کیوں لوگ ناجائز کرتے ہیں؟ اس کی آستین کھینچتی ہوئی بولی، لوگ جاہے ہیں نا، وہ بس وہ دیتے ہیں جو انہیں نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے آستین چھڑواتا ہوا بولا، کیا آیت مریم کی ماں تھی، باپ تھا؟ ہاں ماں تھی، جو بہت پیار کرتی تھی میری آیت مریم سے۔ وہ نوڈلز شیشے کے باؤل میں ڈالتا ہوا بولا، اس کے کھلتے منہ پر انگلی رکھ گیا، اٹس ڈنر ٹائم، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور ہاں آپ سے وہ شر تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گا۔ اسے اسی طرح سے اٹھائے چیپر بٹھاتا ہوا بڑے نرم سے لہجے میں بولا،
तो क्या आप मार पीट का लिया करो। बड़े मासूम से लहजे में इजाजत लिखी थी, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। वो नफी में साड़ी लग गया। नहीं, खुद करेगी। उसके हाथों में खुजली होने लगती है अगर वो ज्यादा देर किसी की धुलाई ना करे तो। वो मुंह खोलते हुए बोली, क्योंकि वो नोटिस से बड़ा हुआ फोक उसके मुंह के करीब लेकर आया था। तुम अबराज को मान लिया करो ना। वो मुस्कुराते हुए लहजे में उसे नूडल्स खिलाता हुआ बोला। नहीं, वो बहुत बदतमीज है, आगे से बाल खींचता है और कमरे में मुक्के मारता है। वो नाक चुराकर बोली, वो तुम्हारा भाई है। मुस्कुराकर बोला, मतलब? वो उलझे हुए लहजे में बोले, मतलब दूध शरीक भाई, दूध शरीक का भाई, रजाई भाई। वो होंठ उसे नूडल्स खिलाता हुआ बोला, व्हाट? वो हैरत से अपनी जगह से उछलती बोली, तो क्या फिर आप भी मेरे भाई लगे? तुम्हें किसने कहा कि अब्रास मेरा भाई है? वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। तो वो चंबे से बोली, वक्त आने दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा का माई आयत मरियम। वो टीचर से उसके होंठ थपथपाता हुआ बोला। वो उड़कर कैबिनेट से काफी का सामान निकालने लगा था जब होल्डर उलझी सी उसे देख लगी। तूने मुझे गंजा कर देना है। वो तो गुस्से से बोली, गंजी कैसे होगी तुम? वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, मतलब कि मैं ज्यादा सोचूंगी तो मेरे सारे बाल जट जाएंगे ना। वो तासे से बोली, अच्छा, ऐसा किसने कहा कि ज्यादा सोचने से इंसान गंजा हो जाता है? मैंने कहीं पर पढ़ा था। हर्ष ने मुंह बनाते हुए बोला, हर्ष तुमने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं? वो काफी पहनते हुए बोला, पूरी 12। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। वो जौबन आईब्रो झुकाकर उसको देखता रहा। क्या? हाँ, मैं बहुत लाई थी, फिर मेरा पढ़ाई से दिल अचाट हो गया तो छोड़ दिया पढ़ना। वो ऐसे बोली जैसे बहुत फर्क की बात से उसे बता दी हो। मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा जब तुम्हें प्रॉपर मेंटली इस हवेली में लेकर आऊंगा। वो उससे कॉफी का मग पकड़ाते हुए बोला, अपना करवा लो, मैं नहीं पढ़ूंगी। वो गुस्से से बोली। वो जवाब उसे देता हुआ काफी पीता रहा। आओ छोड़ दूं तुम्हें। वो शायद पढ़ के भी अपनी आवाज उठाकर पहनता हुआ बोला, मैं नहीं चाहूंगी। वो जिद्दी लहजे में बोली, आयत मरियम, घर जाना जरूरी है आपका? अभी आपका बाहर रहना सबको बातें बनाने का मौका देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी हुड को कोई भी बातें सुनाए। मैं यहाँ आज तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं खेलना चाहती हूँ। वो शायद पर बैठी हुई पाँव हिलाते हुए बोले, हर्ट। वो हैरत से बोला, मैंने आज तक कोई गेम नहीं खेला, मैं तुम्हारे साथ तो बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ। हटने से देते हुए ढीठ पैंट से कहा था। व्हाट? वो फकत यही कह सका। माया, तुम पागल हो गई हो? तुम जोनी से शादी करने के लिए मान कैसे गई? वो लड़कियों से खेलकर उन्हें फेंक देता है। हैरत है, तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? निक्की गुस्से से सिर्फ यही कही, जानती हूँ कि मेरा छोटा भाई है जिसे मैं दर दर की ठोकरों पर नहीं रखना चाहती। घर बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है। वो सर झुकाए हुए बोले। वो ऊंची पोनी बनाए हुए ब्लैक स्लीवलेस स्कर्ट फ्रॉक पहने हुए थे। उफ, अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे लिए तो तुम जैसा अच्छे दिल का शख्स होना चाहिए ना। निकी ताजुब से बोले। निकी प्लीज, जब मैं पहले ही बहुत ही परेशान हूँ, और टेंस मत करो। अच्छा चलती हूँ। ईश उठ गया होगा। वो बैग कंधे पर रखते हुए उठकर के उठी। वो सीने पर हाथ बांधे हुए नजर झुकाते हुए चलती जा रही थी जब उसका पैर स्लिप हुआ और एक औरत पर गिरी थी जो हासी मोटी थी। उस औरत ने गुस्से से उसे पीछे दिखाते दिया था जिस पर वो एकदम से नीचे गिरती। देखकर नहीं चलती, चोरी की नीयत से टकराई होगी ना, फुलिश गर्ल। वो औरत अपना बैग नीचे से उठाती हुई गुस्से से बोलती चली गई थी। माया डुडबाई नजर से उन्हें देखती हुई कैचर में गिरा हुआ अपना बैग देखने लगी थी, जिसमें सिर्फ कुछ यूरो थे। वो चौंकी सामने ही किसी ने उसके हाथ बढ़ाया था। माया ने सराय से हाथ के मालिक की तरफ नजर उठाई, जहाँ एक खुश शक्ल नौजवान थोड़ा सा झुका हुआ था। मैम उठे प्लीज। उसकी बाड़ी वापस उसके हाथ पर हाथ रखकर उठे। उसके साथ खड़ा होता उसके बैग की तरफ गया। वो कीचड़ से बैग उठाकर उसको देता हुआ पलट कर चला गया। वो बैग से टिश्यू निकाल कर बैग को पूंछती से देखने लगी, जो तेज कदम से चलता हुआ घर में बैठकर उसकी नजर से ओझल हो गया था। माया गहरी सांस लेते हुए धीमे धीमे कदम से चलती हुई घर को जाती हुई स्ट्रीट में मुड़ गए थे। यूनान जैसे तेज रफ्तार मुल्क में आज से 2 महीने हुए थे नौकरी के लिए धक्के खाते हुए, लेकिन कोई भी उसकी कम तालीम को देखकर उसे जॉब पे नहीं डाक रहा था। ईश उठा हुआ था। वो बेड पर बैठा खेल रहा था जब वो बहुत ही अच्छा बजा था। उसे जरा तंग नहीं करता था, दूध पीता सो जाता। वो तीखे खूबसूरत नकुश का मालिक था। अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत था वो। माया की जान इसमें क्या थी? उसे गोद में बिठाते चटाचट प्योमने लगे थे जिस पर वो खिलखिला कर हंसता था। उसे हंसता देखकर माया भी हंसी थी। और तुम 24 साल की मेच्योर लड़की हो, अब तुम रात के 8 बजे बैडमिंटन खेलना चाहती हो? हाउ स्ट्रेंज। वो ताजा से नाक सुकड़ कर बोला। और जवाबन उससे घूरती हुई फिर उसके कमरे में मौजूद खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई थी। वो भी उसके पीछे आया था। वो पैदल चलती हवेली से बाहर निकल आई थी। वो भी नकाब की हुए पॉकेट्स में हाथ डाले धीमे धीमे कदमों से उसके पीछे चलने लगा था। वो सीने पर हाथ बांधे एक पोनी आगे किए दूसरे पीछे छोड़े वो भी धीमे कदम से चल रहे थे। चेहरे पर नाराजगी वाले तासरा थे। जानती थी कि वो पीछे ही है। हर कुत्ता जजील का यह कहना ही था कि वो चीख मारती उसके गले में बाहें डालकर टांगों को उसकी टांगों में कैंची बनाती उसके सीने में मुझ पा गए थे। कहाँ है कुत्ता? वो सहमे हुए लहजे में बोले, खुद के हवाबों में। वो लब बीच कर बोला था और खुद ने हैरत से उसके चेहरे को देखा जो ब्लैक मास्क के पीछे था। वो मास्क उसकी पेशानी पर रख गया था। उसकी पेशानी चूम रहा था। मीरा ने व्हाइट सूट पहना हुआ था। वो मीटर के आगे खड़ी अपने आप को देख रही थी।
सूट की फिटिंग बहुत ही तंग थी, हालांकि नाप तो उसे सही दिया था। लगता है कि 1 kg वजन बढ़ गया है, वो मुंह बनाते हुए बोली। 1 kg नहीं, 3-4 किलो कहो, वो टावल से बाल खुश करते हुए तन कर बोला। वो कमर पर हाथ रखकर उसकी तरफ पलटी। तुम्हारे घर से नहीं खाती, अपने बाप के घर से खाती हूँ। वो वैसे भी तुम्हें क्या तकलीफ है? कौन सा मुझे उठा उठा कर तुम्हारी नाजुक बाजू टूट गई है? वो ब्लश करते हुए नाक के नथले फैलाते हुए बोले। अल्लाह ना करे कि मेरे नसीब में ये दिन आए। वो कब्र से शर्ट निकालता हुआ बोला, मैं खुद ही तुम्हारी नाजुक बाजू में नहीं आना चाहती, तुम्हारा दिल करता ही होगा। वो कान में टॉप्स पहनते हुए बोले। अबराज ने उसको गुड़ा है इतनी तैयारी। वो आबरू उचकाकर बोला, हमारे सर बिला का बर्थडे है ना, हम सब ने उनके लिए पार्टी अरेंज की है। वो ब्लैक दुपट्टा व्हाइट फ्रॉक के ऊपर लेते हुए पलटी और सीधा बालों को स्ट्रेट किए हुए उनकी ऊंची पोनी बनाए वो लंबी स्ट्रेप वाला बैग कंधे पर डालती हुई पलटी थी और फिर से मिरर के आगे आई और लिप ग्लॉस तेज करती हुई उसके पास से गुजर गई थी। हाँ कांदा माना नहीं बोली थी वो। अब रात देर तक आंखें सुखड़े हाले कमरे को देखता रहा था और फिर सर जटता हुआ मिरर के आगे आया। यह सर बिला का कुछ ज्यादा ही जिक्र करती है, देखना पड़ेगा ये कौन सा सर बिलाल है। वो बाल में कंघी करता हुआ दांत पीस कर बोला। माया बुखलाकर जोनी से पीछे हुई थी, जिसके कमरे में आ चुका था और फिर खिड़की के पास खड़ी माया को चुपके से बाहों में लिया था, जिस पर वो गुस्से से उससे अलग हुई थी। जोनी अपने हाथ में रहो, मेरे साथ ऐसे गिरवी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, वो गुस्से से बोली, जिस पर जोनी तन से मुस्कुराया। माया यार, एक दिन ही तो शादी में रह गया, फिर भी तो मेरे पास ही आना है ना, उसके बाल छूते हुए कमीनी मुस्कुराहट से बोला। माया ने गुस्से से उसका हाथ झटका। तुम इस लायक नहीं हो कि माया रॉबर्ट के शोहर बनो, मुझे नहीं मंजूर तुमसे शादी, जाओ जो करना है करो, अब दफा हो जाओ यहाँ से, काट दूंगी तुम्हारा गढ़हाले। वो नफरत से उसका मकरू चेहरा देते हुए बोली, ना ना माया डार्लिंग, अब तुम इस शादी से नहीं मुकर सकती, वरना अपने लिटर प्यारे भाई की जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। उसके एक कदम पीछे होता हुआ बोला और माया ने साकत चेहरे से उसे देखा। हाँ डार्लिंग, बस एक काल और तुम्हारा प्यारा भाई इस दुनिया से गुम। हा हा हा, वो कहता हुआ उसकी शक्ल देख कर हंसा। रात को ड्रेस भेजूंगा, यहाँ से साथ ही जाएंगे चर्च, तैयार है ना? अपने भाई को भी साथ लेकर आना है, आई डोंट माइंड, वो कहता हुआ उसका ब्लैक तिल वाला हाथ थाम गया था और फिर उसके हाथ पर किस करता वहां से निकल गया था। माया होंठ पीछे हुए रो दे